हेलो बच्चों, हाइपरबोला में अब आगे चलते हैं और इलिप्स की तरह अगला आर्टिकल क्या है? फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस मतलब ऑफ कोर्स फोकस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस ऑरिजिन, डायरेक्ट्रिक्स 1, डायरेक्ट्रिक्स 2, यहाँ पे फोकस 1, फोकस 2। तो अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया P, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई ई एंड ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो बिकॉज पॉइंट P हाइपरबोला के ऊपर है, इसलिए ये क्या सेटिस्फाई करेगा? PS1 अपॉन PD1, ये ठीक है। या फिर अगर इसको K1 बोल दें E, तो PS1 इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स D1 दैट इज E टाइम्स PK1, ठीक है। और ये मान लिया M1 है, सो दिस इज इक्वल टू E टाइम्स M1P माइनस MK1। इस पूरे में से ये घटा दिया तो ये बच जाएगा। ये पूरा x कोऑर्डिनेट ऑफ P है एंड ये a बाई ई है, तो दिस इज E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस a बाई ई माइनस a। सिमिलरली PS2 will be E x coordinate of P plus A. So this implies distance of P from foci, that is PS1 PS2 is equals to E times x coordinate of P plus minus A, ठीक है। ये याद रखना है। इलिप्स के केस में ये ऐसे लिखा हुआ था A प्लस माइनस E इंटू एक्स पी, उल्टा लिखा हुआ था ये ठीक है। हाइपरबोला में ये उल्टा हो गया। अगर पॉइंट P इधर है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। E पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है वो A,0 है। तो इस वाले केस में ये हमेशा A पॉजिटिव होगा एंड A या A से बड़ा होगा, उसको हमने E से मल्टीप्लाई किया। हाइपरबोला के केस में E 1 से बड़ा होगा, तो ये पूरा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर राइट हैंड साइड वाली ब्रांच पे है तो ये पॉजिटिव चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ये A से बड़ा, ये 1 से बड़ा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो A से बड़ा ही आएगा। तो अब A से बड़े नंबर में से A घटाओ या जोड़ो, दोनों चीज़ पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इट इज़ पॉजिटिव फॉर राइट ब्रांच। ठीक है। तो अब इसमें नोटिस, एक तो इसको याद करना है ऑफकोर्स। एक नोटिस करने वाली बात क्या है? नोट 1, PS1 डिफरेंस PS2 बराबर EXP प्लस A माइनस EXP माइनस A, तो बराबर 2A। तो इलिप्स के केस में फोकल डिस्टेंसेस का जो सम है वो कांस्टेंट था। हाइपरबोला के केस में जो फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वो 2A ही है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट PS1 माइनस PS2 का मॉड इज इक्वल टू 2A। तो इसका मतलब क्या है? हाइपरबोला can be treated as locus of a point for which difference of distances
from two fixed points is constant. ठीक है, those two fixed points will be foci. Constant distance will be इलिप्स के केस में जो PS1 प्लस PS2 2a के बराबर आता था, तो उस 2a को हम क्या बोलते थे? मेजर एक्सिस का लेंथ। और यहाँ पे हम मेजर एक्सिस का नाम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो ये 2a है वो TA का लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। थर्ड, वहाँ पे हम बोलते थे कि लोकस को इलिप्स आने के लिए वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट आया है 2a, उससे कम होना चाहिए, ये ठीक है। या फिर जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट आया है वो उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2a जो है वो 2ae से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलिप्स बनेगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, देखो ये डिस्टेंस तो 2ae है और ये डिस्टेंस 2a है, तो 2ae हाइपरबोला में बिकॉज e 1 से बड़ा होता है इसलिए 2ae 2a से बड़ा होगा। तो अगर हाइपरबोला को बनना है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी डिफरेंस कांस्टेंट आए वो कांस्टेंट नंबर उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस से कम होना चाहिए। इसमें तो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए। तीसरा क्या है? This constant must be less than distance between two fixed points, ये ठीक है, that is foci। फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये कांस्टेंट कम होना चाहिए। अब जैसे हमने इलिप्स में केसेस बनाए थे वैसे यहाँ बना देते हैं। तो नोट, let P is a variable point and A, B are two fixed points such that PA minus PB का मॉड is equals to K, then locus of K जो है वो ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, locus of P will be case 1 hyperbola with A, B as foci and K as length of transverse axis if length of transverse axis if K is less than AB। मैं ये वाली चीज़ भी बेसिकली वहीं से आ रही है कि जैसे A, B और P अगर 3 पॉइंट हो गए तो उनको अगर हमने जोड़ा तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है,
ठीक है, दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, और यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कम होता है। तो ये जो दो साइड का डिफरेंस है के, वो तीसरी साइड पी ए पी बी तो दो साइड होगी, तीसरी साइड ए बी होगी, तो ए बी से कम होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, तभी पॉइंट पी लाइन ए बी के बाहर जा पाएगा। ठीक है, केस 2 में अब तुम इसको ऐसे देखो कि माने ये ए है, ये बी है, अगर पॉइंट पी बाहर गया तब तो जो पी ए और पी बी का डिफरेंस है वो ए बी से छोटा ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो उस वाले केस में तो हाइपरबोला आ जाएगा। अगर पॉइंट पी यहाँ पे मान लिया, तो पी ए और पी बी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसको हम इसमें से और निकाल दें तो इतना सा डिस्टेंस बचा, तो ऑफ कोर्स ए बी तो इतना बड़ा है, तो भी क्या है, जो डिफरेंस है, डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो ए बी से छोटा है। बट अगर पॉइंट पी यहाँ पे आ जाए तब इसका और इसका डिफरेंस, तो इतने में से इसको निकालेंगे तो ए बी बचेगा, इस वाले केस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इलिप्स में तो हम क्या बोलते हैं, पी ए प्लस पी बी अगर ए बी के बराबर है तो इलिप्स के केस में, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तब तो इलिप्स आ जाएगा, अगर वो ए बी के बराबर है तो ए बी लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ऐसा बोला था इफ़ यू रिमेंबर। हाइपरबोला में क्या है, वो ए बी लाइन सेगमेंट हटा के जो बच गया वो आ जाएगा। तो हाइपरबोला के केस में जो के है, अगर वो ए बी के बराबर हो जाए तो ये पूरा लाइन आ जाएगा, मतलब ये एंड ये पूरा लाइन ए बी आ जाएगा, बस ए और बी के बीच वाले जो पॉइंट है उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो केस 2 लाइन ए बी एक्सेप्ट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ये कब होगा, इफ के इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब ऐसे जो लाइन आती है आधी लाइन, इसको हम रे भी बोलते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोकस आएगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, एक रे ये हो गया आर ए वाई, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे, और दूसरा रे ये हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इलिप्स की तरह ही केस 3 में नॉट पॉसिबल इफ के इज ग्रेटर देन ए बी। अगर के ए बी से बड़ा हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन 1, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P इफ पी ए माइनस पी बी का मॉड बराबर के, वेयर ए इज k इज इक्वस टू फर्स्ट पार्ट 4, सेकेंड पार्ट 2, थर्ड पार्ट 1। ठीक है, सॉल्यूशन ए बी कितना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, वाई कोऑर्डिनेट में 2 का डिफरेंस है तो डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी छोटा है के से, पहले केस में ऐसा ही हो रहा है, तो फर्स्ट केस में के बराबर 4 इम्प्लाइज ए बी इज़ लेस देन के, इम्प्लाइज नो पॉइंट विल सेटिस्फाई।
मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ सकता जिससे पी ए डिफरेंस पी बी के बराबर हो जाए। सेकंड पार्ट, अगर के बराबर 2 हो जाए तो दिस विल इम्प्लाई, अगर के बराबर 2 है तो ठीक है, और ए बी भी 2 के बराबर हो गया, इस वाले केस में आ जाएगा दिस इम्प्लाइज के बराबर ए बी बराबर 2, दिस इम्प्लाइज लोकस ऑफ पी विल बी लाइन ए बी एक्सेप्ट पॉइंट्स बिटवीन ए बी। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने हमने लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो बेसिकली ए और बी में यू विल सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी 7 है, उसका भी 7 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब क्या है कि वो सेम वर्टिकल लाइन पे आएगा। तो ऐसे करके 2 पॉइंट्स आ गए। तो इसमें a इज़ 7,5, b इज़ 7,7, ये आ गया लोकस। मतलब ये पूरा हैश तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, ये बता रहे हैं लोकस कहाँ पे लगाने करने की जरूरत नहीं ऑफ कोर्स। मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x बराबर 7, ये ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू -∞ से 5 क्लोज्ड यूनियन 7 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। ये अगर हम बोलेंगे ये x की वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली इक्वेशन है। x इज 7 वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है, एंड y ये लिखने से इसने क्या किया कि y 5 और 7 के बीच वाला जो पार्ट है वो छोड़ दिया। तो ये लोकस का इक्वेशन है। ये तो हमने प्लॉट करके दिखा दिया, या हमने लैंग्वेज में लिख दिया कि लोकस क्या होगा। ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर हमें डिस्क्राइब करना हो इक्वेशन की फॉर्म में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x बराबर 7, ये पूरी लाइन हो गई, बट इसने y को लिमिट कर दिया, -∞ से यहाँ तक जा सकता है, 7 से ∞ तक जा सकता है, बस इसलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में when k is equals to 1, so this implies AB जो 2 है that will be greater than k, this implies locus will be hyperbola, locus will be hyperbola। और वो हाइपरबोला कैसे आएगा, 2a, तो ये k के बराबर हो गया, एंड 2ae, a मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है कि x² अपॉन समथिंग माइनस y² अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो जो पहले वाला नंबर लिखा है x² हो भले ही y² हो, उसके जो नीचे आता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस से आता है। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रांसवर्स एक्सिस तो नहीं होता क्योंकि उसके नीचे तो a² आता है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है। तो 2ae कितना है, 2। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो e बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, a बराबर कितना हो गया, हाफ। तो दिस इम्प्लाइज b² बराबर a² e² माइनस 1। तो a² हो गया 1/4, e² माइनस 1 हो गया 3, सो दिस इज 3/4। ठीक है, और हाइपरबोला कुछ ऐसे होगा क्योंकि जिसका एक फोकस कहाँ पे है 7,7 और दूसरा फोकस है 7,5। तो ये जो सेंटर है वो हो जाएगा 7,6। ठीक है, वर्टिकल है तो पहले y आएगा, ऐसे इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो सेंटर कितना है 7,6, तो 6 इधर 7 इधर, ये ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, पहले में 7 नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ y है तो 6 घटाएंगे अपॉन a²। तो a² इज़ 1/4 अपॉन b² दैट इज़ 3/4। यही लोकस हो गया, यही आंसर हो गया।
पहले क्वेश्चन का आंसर। अब क्या है क्वेश्चन 2, लेट S1 and S2 are two disjoint equal disjoint unequal circles and a variable circle S touches both externally, then find locus of center of S. सॉल्यूशन। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अलग अलग है। ये S1 है, ये S2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, अलग अलग सर्कल हैं। और एक वेरिएबल सर्कल S है जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल है, ये यहाँ पे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है कोई दूसरा सर्कल। ठीक है, बीच में ही बन सकता है ऐसे। तो फिर हमें इसके सेंटर का लोकस चाहिए। तो इसका सेंटर मान लिया हमने कितना है C, इसका सेंटर C1, इसकी रेडियस R1, इसका रेडियस R, इसका सेंटर C2, R2, R। ठीक है, तो C1 कितना हो गया R प्लस R1। सर्किल S1 और S2 दे रखा है, उसका होना क्या है C1 और C2 जो है S1 और S2 के सेंटर्स वो फिक्स्ड पॉइंट हैं, और जो R1 R2 है जो उसकी रेडियस है वो भी फिक्स्ड नंबर है। तो CC1 बराबर R प्लस R1, CC2 बराबर R प्लस R2। ठीक है, C का तो मेरे को लोकस चाहिए एंड R से R वेरिएबल है क्योंकि सर्किल S तो वेरिएबल है, तो R से हमें छुटकारा पाना है। तो हमने क्या किया, इसको घटा दिया। घटाने से ऐसे आ जाएगा CC1 माइनस CC2 बराबर R1 माइनस R2। ये अल्टीमेटली क्या हो गया, C का डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स C1 एंड C2। ये ठीक है, ये डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, R1 और R2 कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया। प्लस सर्किल अगर डिसजॉइंट है तो C1 C2 जो होगा, C1 और C2 जो दो फिक्स्ड पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बेसिकली R1 प्लस R2 से भी ज़्यादा होगा। ये तो इन दोनों की रेडियस से भी ज़्यादा है, इतना एक्स्ट्रा है, तो R1 माइनस R2 से तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक तो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस वो वाला जो कांस्टेंट है वो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो R1 माइनस R2 आया वो जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ये ठीक है उससे कम है। सो दिस इम्प्लाइज locus of C is hyperbola with C1 C2 as foci। ठीक है, ये हो गया।
अब आगे चलते हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट इलिप्स में a cos थीटा b sin थीटा आता था, और इफ़ यू रिमेंबर इलिप्स में a cos थीटा b sin थीटा के करस्पॉन्डिंग देयर वाज ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्किल a cos थीटा a sin थीटा। यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे हाइपरबोला पे एक पॉइंट आ जाएगा, बट वो यहाँ पे यूज़फुल नहीं है, वो मतलब कभी पूछा नहीं जाएगा। यू विल नेवर फाइंड ए क्वेश्चन जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्किल एंड हाइपरबोला पे बात करे, ठीक है। तो पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है ये तो मेरे को याद रखना है, बट वो एग्जैक्टली थीटा क्या है उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं तो पढ़ा रहा हूँ वैसे, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, केवल हमें पॉइंट याद रखना है। अगर मान लिया ऑक्सिलरी सर्किल ये है तो हाइपरबोला ऐसे आएगा, ऐसे ही दूसरा ब्रांच इधर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया Q, ये पॉइंट थीटा है, ऑक्सिलरी सर्किल क्या बोलते हैं, इलिप्स के केस में क्या होता है, इलिप्स के केस में ऑक्सिलरी सर्किल होता है जो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्किल खींचा गया है, ठीक है। मेजर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वर्ड हाइपरबोला में क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। A1 A2 उसके एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसको डायमीटर मान के जो सर्किल खींचेंगे दैट इज ऑक्सिलरी सर्किल। तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मतलब ऑक्सिलरी सर्किल है और इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ये ए है तो ये मान लिया पॉइंट आर हो गया, इस ट्राइंगल में बेस ए हो गया, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो हाइपरबोला को यहाँ कट करेगा, विच इज़ पॉइंट पी। तो पहली बात तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। दूसरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट अगर इसका ए सेक थीटा है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, जो हाइपरबोला का इक्वेशन है इसमें एक्स की जगह ए सेक थीटा रख दिया, तो यहाँ से अगर ए सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी टेन थीटा। तो बस यही पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैन बी taken as a sec theta comma b tan theta, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। और सेकंड पॉइंट, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट थीटा। PS1 PS2 हमने क्या बोला था वैसे, फोकल डिस्टेंसेस PS1 कॉमा PS2 क्या था, A एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, E एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस माइनस A, ऐसे था। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो हम A सेक थीटा रख दें तो यहाँ रख दिया, दिस इज़ E टाइम्स A सेक थीटा प्लस माइनस A। तो अगर हम A कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा E सेक थीटा प्लस
-1, ये याद रखना है। ठीक है, इलिप्स में ये था a टाइम्स 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा में क्या है, ई भी 1 से छोटा होगा और इलिप्स के केस में कॉस थीटा भी 1 से छोटा होगा। तो 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा में ई कॉस थीटा फ्रैक्शन ही होगा इलिप्स के केस में। हाइपरबोला के केस में ई भी 1 से बड़ा होगा एंड सेक थीटा भी 1 से बड़ा होगा। तो ई सेक थीटा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऑफ कोर्स सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है तो, बट ये नंबर मैग्नीट्यूड वाइज तो हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। तो अगर सेक थीटा पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है थीटा तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिस्टेंसेस आ जाएगा। और अगर मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा तो ये पूरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये पूरा ही नेगेटिव होगा। तो फिर बाहर माइनस लगा लिया डिस्टेंस के लिए, या अभी हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ मॉड लगा लिया, यहाँ पे ही मॉड लगा सकते हैं। अगर पॉइंट राइट वाली ब्रांच पे तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। लेफ़्ट वाली ब्रांच पे, वैसे तो लेफ़्ट वाली ब्रांच जो है और जो राइट वाली ब्रांच है वो सिमेट्रिक है, तो जो भी राइट ब्रांच के पॉइंट के साथ हो रहा होगा वो लेफ़्ट ब्रांच के पॉइंट के साथ भी हो रहा होगा सिमेट्री से। तो कहीं पे भी जैसे हमें प्रूव वगैरह करना है तो केवल राइट ब्रांच लेके कर सकते हैं, लेफ़्ट पे भी वही हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकल डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 का यहाँ पे मतलब क्या है, दिस इज पॉइंट थीटा, ये ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो थीटा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा 1 कॉमा बी टेन थीटा 1। ऐसे ये हो जाएगा ए सेक थीटा 2 बी टेन थीटा 2। तो हमने मतलब इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। अच्छा, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने बोला कि ये दोनों पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट इधर लिया एक पॉइंट इधर लिया, उनको ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट आएगा, मतलब जैसे इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा उसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लिया थीटा 1 है, ये ऐसे कोई वर्टिकल नहीं है, ये तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में ले लिया हमने। ये मान लिया पॉइंट थीटा 2 है। तो थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन हमने देखो सर्किल में भी लिखाया था और फिर इलिप्स में भी लिखाया था। और सर्किल के इक्वेशन में ऐसे था x cos सम बाई 2 प्लस y साइन सम बाई 2 बराबर r cos डिफरेंस बाई 2, ये था सर्किल के केस में। इलिप्स के केस में हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाला r था उसको नीचे ले आए, x के नीचे और y के नीचे जब r आ गया तो उस r को हटा के हमने a b लिख दिया। तो उसी की लाइन पे यहाँ पे भी याद कर सकते हैं आराम से। कैसे, इलिप्स वाला इक्वेशन ये आया था, सम बाई 2 प्लस y अपॉन बी साइन सम बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस डिफरेंस बाई 2। ये था इलिप्स का। हाइपरबोला में क्या होगा, हाइपरबोला की इक्वेशन में बीच में माइनस आता है, तो एक तो हमने ये माइनस कर दिया, दूसरा कॉस वाले टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया, तो इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। तो बस ये इक्वेशन आ गया। कहाँ से आया ये इक्वेशन, इसमें थीटा 1 रखो थीटा 2 रखो, 2 पॉइंट आ जाएंगे, उसके ऊपर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा। तो वहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, याद कर लिया इसको।
position of a point with respect to hyperbola for x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. Define S1 as ये ठीक है with respect to point P x1 comma y1. तो हाइपरबोला के केस में ये हाइपरबोला है। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया तो ऑफ कोर्स S1 क्या होगा 0, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो पॉइंट अंदर आ गया तो S1 नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है, इसको तुम ऐसे देखो कि अगर मैंने इसी के हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पॉइंट लिया होता तो S1 0 आ गया होता। इस पॉइंट से मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाती इस पॉइंट के लिए। अब हमने क्या है, इस पॉइंट से सीधा चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ नहीं, x कोऑर्डिनेट बढ़ गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट था उसके लिए अगर 0 आ रहा है और फिर हमने इसको बढ़ा दिया तो ये पॉजिटिव बढ़ गया, तो मतलब इधर पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही इधर भी पॉजिटिव आएगा। ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ S1 नेगेटिव आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज लाइन एंड हाइपरबोला। अब इसमें बेसिकली लाइन एंड हाइपरबोला में क्या है कि एक लाइन एंड हाइपरबोला को सॉल्व किया। ये सेम चीज़ हम पैराबोला में कर चुके हैं, सेम चीज़ हम इलिप्स में कर चुके हैं, तो अब इसमें कुछ नया है नहीं। डिट्टो सेम कैलकुलेशन, और इलिप्स वाली कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। बस हर जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आई नीड नॉट टू गो थ्रू इट, ये ठीक है। बस मैं तो रिजल्ट लिख देता हूँ, जो जो टेंजेंसी कंडीशन ये सब इंपॉर्टेंट है वो लिख देते हैं, कैलकुलेशन तो वो सेम ही है जो हम करते थे ना। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L विच इज़ y बराबर mx प्लस सी एंड हाइपरबोला h दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ पे रखा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c m a स्क्वायर एक्स और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, ये आ जाएगा। फिर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। फिर वही केस 1, अगर d लेस देन 0 है दिस इम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। केस 2, इफ d ग्रेटर देन 0 है देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर इसी में हम और क्या लिखते थे, कॉर्ड लेंथ निकालते थे। इफ़ यू रिमेंबर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है। केस 3, अगर डी 0 है तो लाइन इज टेंजेंट, और डी 0 से ही कौन सा कंडीशन आता है, टेंजेंसी कंडीशन। इलिप्स में होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस बी स्क्वायर होगा। तो एक तो ये याद रखना है, टेंजेंसी कंडीशन।
केस 4 नहीं, मतलब नोट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कोर्स हाइपरबोला के लिए वो जो h लिखा हुआ है, इसी हाइपरबोला के लिए, इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, इलिप्स में होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड नोट टू, ठीक है, ये टेंजेंसी कंडीशन हो गया, एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। फिर यहीं से हम क्या डिराइव करते थे कि इसमें एच कॉमा के रखा और एम में एक क्वाड्रेटिक बना, फिर उस एम के क्वाड्रेटिक से हम डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकालते थे कि अगर मान लिया हमने एक पॉइंट से एक कोनिक के ऊपर 2 टेंजेंट खींचा और वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस जहाँ से ड्रॉन टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब जो 2 टेंजेंट खींचा है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सर्किल के केस में वो डायरेक्टर सर्किल आता है जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है और उसकी रेडियस √2r होती है। ठीक है, पैराबोला के केस में वो डायरेक्ट्रिक्स आता है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से अगर कोई भी 2 टेंजेंट खींचोगे, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, उससे अगर हम पैराबोला पे 2 टेंजेंट खींचे तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इलिप्स के केस में वो फिर डायरेक्टर सर्किल आता है और उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर हम बी को ए के बराबर कर दें तो वही 2a स्क्वायर आ जाएगा, सर्किल वाला केस आ जाएगा, और इलिप्स से ही हाइपरबोला वाला केस आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख के। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये ठीक है, दैट इज डायरेक्टर सर्कल will be a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर सर्कल जब ही आएगा जब a b से बड़ा हो। ठीक है, हाइपरबोला के लिए तो a b से छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइपरबोला हमेशा ऐसे ही बनेगा अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही रहेगा, बट अगर ए बी से बड़ा है तभी डायरेक्टर सर्कल आएगा, तभी 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच पाएगा। अगर मान लिया ए बी से छोटा होगा तो क्या होगा, कोई भी 2 टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता हाइपरबोला का, क्योंकि अगर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो वो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करना चाहिए। अब डायरेक्टर सर्कल तो आएगा ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ से आएगा? तो 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट हाइपरबोला में तभी खींचा जाएगा जब ए बी से बड़ा हो। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इलिप्स के केस में ये ऐसे था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो क्या होगा कि एम की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा एंड डिफाइंड आएगा, हैंस हमेशा ही एम की हर वैल्यू के लिए 2 टेंजेंट आ जाएगा। इस वाले केस में क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या है कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर को बी स्क्वायर से बड़ा ही होना पड़ेगा, मतलब एम स्क्वायर को बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी उस स्लोप की टेंजेंट आएगा, 1i टेंजेंट आएगी। देखो इसको भी हम बेसिकली विजुलाइज कर सकते हैं आराम से। ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं।
इस वाले केस में देखो ये क्या हो गया, y इज इक्वस टू बी बाई ए एक्स हो गया, ये एसिम्पटोट हो गया। अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये जो गैप है लगातार कम होता चला जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। अगर इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है b बाई ए, तो अगर ये थीटा है तो टेन थीटा कितना है b बाई ए। अब अगर हम इससे कम स्लोप की लाइन लें ऐसे, ठीक है, तो ये इसको कट कर जाएगा इस ब्रांच को। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो यू कैन सी कि ये हमेशा ही कट करेगा, तो ये कभी भी टेंजेंट बनेगा ही नहीं। तो अगर हम b बाई ए स्लोप से, ये इस लाइन का जो स्लोप है, इससे कम स्लोप की लाइन लें, मतलब इसके बीच में अगर कोई भी स्लोप लें, इसके इधर ले लिया, अब इसको कहीं पे भी ले जाओ, ये हमेशा हाइपरबोला को कट ही करेगा। यहाँ पे है तो भी लाइन ऐसे जाके आगे कट ही करेगा। अगर इससे ज़्यादा स्लोप है, मान लिया ऐसे, तो इस लाइन को हम ऐसे ले जाके यहाँ टेंजेंट बना सकते हैं। ये बन गया टेंजेंट, तो वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है और ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि इससे ज़्यादा स्लोप का जो लाइन होगा वही टेंजेंट बन पाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि इस रीजन में टेंजेंट का स्लोप नहीं आ सकता, जो भी टेंजेंट आएगा वो इसी रीजन में आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी स्लोप का टेंजेंट ले लो, मान लिया ये, इसको इधर ले जाओ तो ये टेंजेंट बन जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी स्लोप का लाइन ले लिया जैसे ये, वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर बी ए से बड़ा हो जाए, बी ए से अगर बड़ा हो जाए तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 45 से बड़ा हो गया। अब अगर ये 45 से बड़ा हो गया तो ये 45 से छोटा हो गया, मतलब ये 90 से छोटा हो गया पूरा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो अगर ये 90 से छोटा हो गया तो इसमें दो लाइन अगर खींचोगे तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो इससे तो कम ही होगा, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो कोई भी दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो मतलब नोट 3 क्या क्या आया, टेंजेंट ऑफ स्लोप m will exist only if m का मॉड इज ग्रेटर देन b बाई ए। यहाँ से अच्छा, m का मॉड अगर b बाई ए के बराबर आ जाए तो वो बेसिकली इन्हीं दोनों लाइनों के इक्वेशंस आ जाएंगे, मतलब एसिम्पटोट्स आ जाएगा। एसिम्पटोट भी किसी फाइनाइट पॉइंट पे तो टच करता नहीं है, उसको तो हम क्रूडली ऐसे बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप m विल एग्जिस्ट ओनली इफ मॉड m इज ग्रेटर देन b बाई ए। ये ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकेंड, इफ a इज ग्रेटर देन b देन डायरेक्टर सर्कल will be defined and there will be infinite points। अगर डायरेक्टर सर्कल आ गया, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो सर्कल के ऊपर तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन इन्फाइनाइट पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट खिंच जाएगा हाइपरबोला पे। will be defined and there will be infinite points from where perpendicular tangents can be drawn to hyperbola। ठीक है, और if a is less than b then director circle will not be defined। उस वाले केस में डायरेक्टर सर्कल will not be defined।
find equation of tangent to first x square upon 9 with slope 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू स्लोप 2 बोला है, तो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर 9, एम स्क्वायर हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर हो गया 4, ये बी स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लिया तो 32 प्लस माइनस 4 रूट, ये हो गया। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 विद स्लोप 3। सॉल्यूशन, विद स्लोप 3/2। तो चाहें तो इक्वेशन लिख के देख लो, एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज़ 1, 9/4 माइनस 9 इज़ नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज नो टेंजेंट। ठीक, कोई भी टेंजेंट नहीं आएगा इस वाले केस में। थर्ड हो गया 9y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 विद स्लोप 1/5। विद स्लोप 1/5। तो देखो इसमें याद करने का तरीका क्या है, थर्ड पॉइंट में इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/16 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम ऐसे लिख लें, टू मेमोराइज ये, ठीक है। अब इसके हिसाब से y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें, तो विच इज़ इक्वल्स टू स्लोप इसने कितना बोला है 1/5, तो m का वैल्यू हो जाएगी 1/5x प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर की जगह माइनस 1/16 और m स्क्वायर हो गया 1/25 और माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 1/9। ये याद रखने का तरीका है, वरना क्या होगा, कोई यहाँ बी स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर लिख देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए। तो दिस विल बी वाई इज इक्वल्स टू इतना प्लस माइनस रूट ओवर 1/9 माइनस 1/16 इंटू 25। दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव, तो इसमें तो आ जाएगा टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो फर्स्ट पॉइंट, equation of tangent to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 can be given as t बराबर 0।
ठीक है, वही फिर तीन तरह की इक्वेशन हो गया, एक x1 y1 पॉइंट पे, एक पैरामीट्रिक पॉइंट पे एंड एक एम स्लोप वाला इक्वेशन। तो वही तीन इक्वेशन लिख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट एट x1 y1 हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड हो जाएगा एट ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो यहाँ ए सेक थीटा रख दिया तो आ जाएगा x सेक थीटा अपॉन ए माइनस y टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। थर्ड हो जाएगा विद स्लोप m, तो दैट वुड बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद नोट 1 आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा 1 एंड थीटा 2। मतलब कि जैसे ये हाइपरबोला हो गया, एक पॉइंट हमने मान लिया थीटा 1 पे टेंजेंट खींचा, दूसरा मान लिया थीटा 2 पे टेंजेंट खींचा। तो ये वाला जो पॉइंट P है, तो वो पॉइंट P कैसे लिख सकते हैं, A कॉस बी साइन। साइन के अंदर डिफरेंस नहीं आ सकता कभी, साइन के अंदर हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कॉस के अंदर तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखो या थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। साइन के अंदर अगर थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखेंगे, कॉस के अंदर तो मतलब इसको वापस पलट लें तो माइनस अंदर ख़त्म हो जाएगा। साइन के अंदर ऐसा नहीं हो, साइन के अंदर तो बाहर आ जाएगा। तो अगर दो पॉइंट दे रखा है थीटा 1 और थीटा 2, तो किसको हम थीटा 1 बोलेंगे, किसको थीटा 2 बोलेंगे? तो यह आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, यह आ जाएगा पॉइंट P। ठीक है, ये इक्वेशन आया कैसे? प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिया, ये ठीक है, वो अभी हमने लिखाया था। ठीक है, प्रूफ ऐसे आ जाएगा, जो ए बी है उसका इक्वेशन अभी लिखाया था, एक्स अपॉन ए कॉस डिफरेंस बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन सम बाई 2। साइन के अंदर तो सम ही आएगा, और कॉस के हमने अंदर क्या किया था, एलिस वाली इक्वेशन में कॉस को इंटरचेंज कर दिया था और एक बीच में माइनस आ गया। ठीक है, अगर पॉइंट P H, K है तो P के लिए ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू P। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 होता है, तो AB का ही इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। कहाँ से आया ये? t बराबर 0 से। ये ठीक है, अब दोनों एक ही लाइन है तो कंपेयर कोफिशिएंट। तो अगर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, मतलब इस वाले को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो इधर भी 1 आ जाएगा, तो दोनों साइड में कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगा तो फिर हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा, यहीं से आता है इसका। ठीक है, अच्छा, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ठीक है, थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट x1 y1।
इलिप्स में देखो ये इक्वेशन था a² x/x1 माइनस b²y/y1 बराबर a² माइनस b²। ये इलिप्स में इक्वेशन था, तो वो अगर हमने याद कर रखा है तो ये 1 सेकंड में याद हो गया। b² की जगह माइनस b² रख दिया बस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। इसी में x1 की जगह पे a sec थीटा b tan थीटा रख दिया, तो एक a कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा ax cos थीटा प्लस by cot थीटा बराबर a² प्लस b²। अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ ट्रू, चाहे a b से बड़ा हो छोटा हो, दोनों के लिए इट इज़ वैलिड। ठीक है। एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन हमने बोला था कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन लिखने की। ठीक है, अगर पड़ेगी भी तो हमने क्या बोला था, खुद ड्राइव कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। इससे एम स्लोप का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y को इधर छोड़ा, बाकी सबको उधर कर दिया, y के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y बचे। फिर जो राइट हैंड साइड पे आया, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको m बोल दिया। तो ऐसा बोलने से क्या होगा कि जो m है एंड जो थीटा है उसके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को यूज़ करके जो कांस्टेंट टर्म वाला थीटा है वो हम m के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, तो m के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, विच विल नेवर बी रिक्वायर्ड। ये ठीक है, तुम सारे क्वेश्चन करके देखना, उसकी m स्लोप वाले की तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर बाई चांस पढ़ भी जाए तो मैंने बता दिया कि हम डिराइव कैसे करेंगे। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स which are either parallel or perpendicular to the lines 2x minus 3y बराबर 7 for the hyperbola x² upon 1 minus y² upon 64 is equals to 1। तो आंसर, अगर हमें टेंजेंट पैरेलल या परपेंडिकुलर चाहिए तो मतलब सीधा सीधा स्लोप से मतलब है, बस स्लोप जो है वो b/a से बड़ा होना चाहिए, देन यू विल गेट 2 टेंजेंट्स, अगर b/a से बड़ा है तो इस वाले केस में जो हमारे पास स्लोप है वो पैरेलल वाला कितना हो जाएगा, m1 2/3, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर वाला m2 -3/2, ये हो जाएगा। b/a कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8। तो फॉर टेंजेंट्स टू बी रियल mod m मस्ट बी ग्रेटर देन b/a विच इज़ 8। तो ना तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है, ये ठीक है, ना तो 2/3 8 से बड़ा आया ना 3/2 8 से बड़ा आया, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी टेंजेंट नहीं आएगा। दिस इम्प्लाइज
नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू 0। ना तो कोई पैरेलल आएगा ना परपेंडिकुलर आएगा, ये हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendiculars from any point on, prove that product of length of perpendiculars from any point on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 to its asymptotes will be constant। ठीक है, मतलब what we are talking about is this, कि हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया P, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए दोनों एसिम्पटोट्स के ऊपर। इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं ऐसे करके, और इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया P1 है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया P2 है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ P, कि P हमने इस पर कौन सा पॉइंट लिया है, सब के लिए P1 P2 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन, लेट P इज a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो P1 इंटू P2 बराबर, P1 क्या होगा? इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ a sec थीटा और b tan थीटा रख दिया, तो a sec थीटा अपॉन a माइनस b tan थीटा अपॉन b का मॉड अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी है, तो ये आ गया, ये तो हो गया P1। फिर ऐसे ही P2 क्या होगा, यहाँ रख दिया, तो वो आ जाएगा ए सेक थीटा अपॉन ए प्लस बी टेन थीटा अपॉन बी का मॉड प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो ये ए कैंसिल, यहाँ बी कैंसिल, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, दूसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो वो तो आ जाएगा 1, और नीचे रूट में सेम चीज़ लिखी हुई है तो ये आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है, कांस्टेंट कैसे हो गया ये कांस्टेंट ऐसे हो गया कि जो हमने पॉइंट लिया वो थीटा के टर्म्स में लिया, एक जनरल पॉइंट लिया। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट आया इसमें कहीं थीटा है ही, उसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट लो, ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इतना ही आएगा। Question 3. If from focus a perpendicular is dropped to asymptote of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1, then this
फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन, ठीक है, ए ऑप्शन डायरेक्ट्रिक्स, बी ऑप्शन ऑक्सिलरी सर्कल, सी ऑप्शन एसिम्पटोट, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो एसिम्पटोट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो एसिम्पटोट पे तो आएगा ही आएगा, तो ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ये तो आंसर है ही है। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो एसिम्पटोट है ये ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मान लिया दिस इज ए ई कॉमा 0, ठीक है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, या फिर उल्टा मल्टीप्लाई करने तो इसी का इक्वेशन लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर फ्रॉम दिस पॉइंट क्या फॉर्मूला होगा, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर माइनस ए ई कॉमा 0 इसमें रख दिया, तो बी ए ई कॉमा 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दिस इज माइनस ए बी ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ए ई कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए ई, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, b को उधर ले गए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए ई, फिर ए ई को उधर ले गए प्लस ए ई, y कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए ई, तो a कैंसिल हो गया, ये हो गया b बाई ई, ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए ई, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो इसकी जगह अगर हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए ई, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली n कितना आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x कोऑर्डिनेट तो आ गया, एक a कैंसिल करने के बाद a बाई ई, y कोऑर्डिनेट आ गया b बाई ई। तो x कोऑर्डिनेट a बाई ई है, इसलिए ये पक्का डायरेक्ट्रिक्स 1 पे तो लाई करेगा, तो उसका मतलब क्या कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है क्योंकि x कोऑर्डिनेट a बाई ई आ गया। अब क्या बचता है, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मेरे को बस ये देखना है कि ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो वो देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, मतलब ये सब्स्टिट्यूट क्या है, पुट एन बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो गए। उसका मतलब क्या है कि इट इज़ ऑल्सो लाइंग ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो अगर हमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो ऐसे करके कुछ ऑक्सिलरी सर्कल पे भी लाई करेगा और डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करेगा। एसिम्पटोट पे तो हमने ड्रॉप किया ही है ऑफ कोर्स, तो उस पर तो लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। आगे